तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में अरवाहे खबीसा का एक सच्चा वाकया। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी मगर नींद उसकी आंखों से रूठी हुई थी। वजह कुछ खास नहीं, बस इस नई जगह पर उसकी पहली रात थी जहां वो एक हफ्ते के लिए ठहरी थी। वो करवटें बदल रही थी और साथ वाले बिस्तर पर उसकी कजन शासमा मजे से खराटे ले रही थी। अचानक छत पर बहुत से भागते कदमों की धमक महसूस होने लगी। कौन है? उसकी डरी सहमी सी आवाज से शासमा उठ बैठी। क्या हुआ किरण? शासमा तेजी से उठकर उसके बेड पर आकर बैठी और लिहाफ के अंदर दुबकी किरण के मुंह पर से लिहाफ उठाकर पूछा, कोई डरावना ख्वाब देख लिया क्या? नहीं, ख्वाब तो तब देखती ना जब सोती, और मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। ऊपर छत पर कोई भाग रहा था शासमा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओहो, अब समझी। शासमा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम इतनी सी बात पर डर गई? ये तो अक्सर होता है यहाँ पर। तो पहले क्यों नहीं बताया था तुमने? वो नाराज सी शासमा को घूरने लगी। क्योंकि मेरी प्यारी डरपोक बहन और डर जाती ना, इसलिए। अच्छा चलो जगा दो, मैं सोती हूँ तुम्हारे साथ। अगले दिन वो देर तक सोती रही। शासमा ने भी उसे उठाना मुनासिब न समझा। एक तो सफर की थकान थी, दूसरे वो रात भर जागती रही थी। कुछ नई जगह का असर था और कुछ पुरस्कार कदमों का खौफ। सो उसे 12 बजे मुमानी की डांट पर उठना पड़ा। भूख लग रही होगी, इसे उठाओ, बच्ची हमारी मेहमान है और सिर्फ एक हफ्ते के लिए आई है। उसामा की शादी की तारीख रख दी गई थी और शासमा के इसरार पर अम्मी ने किरण को कुछ दिन पहले ही भेज दिया था। मामू का घर कराची की एक कदीम बस्ती में था और अम्मी के नाना के जमाने का बना हुआ पुरानी तर्ज का था। लकड़ी के दरवाजों खिड़कियों वाला बड़ा सा घर जिसके ऊपर नीचे 6 कमरे थे, दालान और पिछली तरफ बना हुआ छोटा सा बाग। दिन भर हल्ला गुल्ला करते गुजर गया और वो रात की बात तकरीबन भूल गई। मगरिब के बाद रात के खाने का प्रोग्राम छत पर बनाया गया था। इशा के बाद सब सोने के लिए अपने अपने कमरों का रुख करने लगे तो किरण को गुजरी रात याद आ गई। खौफ से उसकी नींद फिर उड़न छू हो गई। रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त था जब खिड़कियां जोर जोर से बजना शुरू हो गई और अब सिर्फ वही नहीं, शासमा भी डर गई थी। आवाज तेज तर होती जा रही थी। फिर मेज पर रखा पानी से भरा जग खुद ब खुद उलट गया। ग्लास खुद ही जमीन पर गिर गया और लुढ़कता हुआ दरवाजे तक जा पहुंचा। स्टील का ग्लास ठंग ठंग करता उछलता हुआ जा रहा था। अम्मी! यक लख्त उसके गले से चीख बरामद हुई और वो दोनों एक साथ बाहर भागी तो बाहर निकलते ही बदहवास बुआ से टकरा गई। बुआ के चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था और वो पसीने में शराबोर थी। क्या हुआ? क्यों चीख रही हो तुम लोग? मुमानी ने कमरे से बाहर आकर पूछा। अम्मी, वो कमरे में। फिर शासमा ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। किरण और शासमा दोनों ने एक दूसरे की बात की तायद की। हाँ बेगम साहिबा, मैंने कमरे में एक बदशक्ल आदमी को भी देखा है, काला भजंग सा, लंबा सा, बड़े बड़े दांत। अच्छा बस करो, ये उल्टे सीधे बेतुके डरावने ड्रामे देख देख कर तुम लोगों के तो दिमाग खराब हो गए हैं, मुमानी ने डांटा। और ये आप भी ना बुआ, बस बच्चों वाली बातें कर रही हैं। अरे नहीं शमीम बेटा, मैंने खुद जागती आंखों से। अच्छा चले बुआ, चलकर सो जाए, सब आयतल कुर्सी का हिसार बांध कर। मुमानी ने बात खत्म की और अंदर चल दी। वो दोनों भी एक दूसरे का हाथ थामे सोने के लिए डरती डरती अंदर चली गई और उनके पीछे खौफजदा बुआ भी। बेटा मुझे भी साथ सुला लो ना, मुझे अकेले डर लगेगा कमरे में। हाँ ये ठीक है बुआ। डूबते को तिनके का सहारा के मुताबिक वो तीनों इकट्ठी अंदर चली गई। अब नींद किसको आना थी मगर रात तो गुजारना थी। अगली सुबह नाश्ते के बाद अपने कमरे से तैयार होकर उसामा ऑफिस जाने के लिए सीढ़ियां उतर रहा था कि किसी ने जोर से उसको धक्का दिया और वो लड़खड़ाकर रेलिंग का सहारा लेने लगा। फिर भी उसका पांव फिसल गया और मोच आ गई। यूं वो ऑफिस के बजाय बिस्तर पर आ गया। सारे घर में परेशानी गर्दिश कर रही थी। अब लड़कियों वाली बात में कुछ न कुछ हकीकत दिखाई दे रही थी। मामू भी परेशान थे, नानी अम्मा भी पढ़ पढ़ कर घर के चारों कोनों में फूंक रही थी। आओ! आधी रात को कराची जैसे शहर में भेड़िए की आवाज आना नाकाबिले यकीन सी बात थी, मगर आवाज आ रही थी। यकायक किसी बिल्ली के गुर्राने की आवाज से मुमानी की आंख खुली। इसके साथ ही किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आई तो उन्हें उठना पड़ा
यूं ही किचन की लाइट ऑन हुई। कोई स्याह साया खिड़की से बाहर को कूदा। उसके साथ ही एक बड़े साइज का चूहा कैबिनेट से निकलकर भागा। उसका रुख सिंक के सुराख की तरफ था। यकलख्त वो नजरों से ओझल हो गया। शाम तक तो मौसम अच्छा खासा था, लेकिन अचानक बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई और अगले 10 मिनट में मूसलाधार बारिश बरस रही थी। लाइट भी जा चुकी थी। 11 बजे तक यूपीएस ने काम करना बंद कर दिया तो मोमबत्तियों से काम चलाया गया। यकायक अजीबोगरीब चीखें घर में गूंजना शुरू हो गईं। खिड़कियों के शीशे बजने लग पड़े। घर के तमाम अफराद लाउंज में इकट्ठे हो गए। नानी, अम्मा, मामू, मुमानी, उसामा, वो भी स्टिक के सहारे नीचे उतर आया। बुआ, शाज़मा, किरण और चौकीदार बख्शू पापा भी। सूरत हाल बहुत अजीब सी हो गई थी। अचानक नानी अम्मा को जैसे कुछ याद आया। बहू, कहीं तुमने बाग? फिर वो कुछ कहते कहते रुक गई। जो बात वो कहने जा रही थी उसे सुनकर लड़कियां मजीद खौफजदा हो सकती थी। फिर वो जैसे कुछ सोचकर उठी और कहा, बख्शू जरा मेरे साथ आओ। बेटा तुम भी मेरे साथ आओ, और बहू तुम भी। वो चौकीदार मामू और मुमानी को लेकर बाहर चली गई। और तुम सब यहीं पर रहना, कोई भी हमारे पीछे ना आए, उन्होंने मुड़कर कहा और लाउंज के पिछले दरवाजे से बाग की जानिब चल दी। बाग क्रॉस करके तीनों कोने में बनी उस छोटी सी कोठरी का जायजा ले रहे थे। बहू, तुमने इस कोठरी की सफाई तो नहीं करवाई क्या? वो मुड़कर बहू से पूछने लगी। सफाई तो नहीं अम्मा, बस कुछ फालतू सामान रखवाया था और इसके लिए अंदर रखे सामान की तरतीब बदल कर थोड़ी जगह बनाई थी। तब भी तो बहू। नानी अम्मा कुछ देर के लिए खामोश हो गई। बेटा, चूंकि मैं खुद भी निगरानी करती रहती थी, इसलिए तुम लोगों को इस कोठरी और इसमें रखे सामान के बारे में कुछ खास हदायत नहीं की। खैर, वो एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। अब जो हो सो हो, आगे की सोचते हैं। क्यों, ऐसी क्या बात है अम्मा? मामू चुप ना रह सके तो उन्होंने नानी से पूछ लिया, आखिर ऐसा क्या राज है इस कोठरी में? बेटा, तुम्हें याद है तुम्हारे अब्बा को अमलियात का किसी जमाने में शौक था और वो रंग बिरंगी किताबों में सर दिए बैठे रहते थे? हाँ अम्मा, और वो कुछ अरसे किसी आमिल की शागिर्दी के लिए उसको मुंह मांगी रकम भी देते रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, नानी अम्मा ने जवाब दिया। और इसी बात को लेकर मेरा तुम्हारे अब्बा से कई बार झगड़ा भी हुआ था। अल्लाह बख्शे तुम्हारे दादा को, उन्होंने ही उस ढोंगी आमिल को भगाया था। तो बस इसी कोठरी में वो अमलियात की किताबें, मुख्तलिफ जाप और मंत्रों में इस्तेमाल होने वाली नापाक हड्डियां और हराम जानवरों के जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा वगैरह इसी कोठरी के एक कोने में दफन करके तुम्हारे दादा ने इस कोठरी को ताला लगा दिया था। फिर बरसों इस हिस्से में किसी का कोई काम नहीं था। वक्त गुजरने के साथ दीमक ज़दा लकड़ी का दरवाजा टूट फूट गया तो नया दरवाजा लगा दिया था। अब ताले की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हारे अब्बा मरहूम को गुजरे तो जमाना हो गया। और अब चंद दिन से, जब से तुम लोगों ने इस कोठरी में सामान वगैरह रखवा कर कुछ सामान बाहर रखवाया, कुछ अंदर किया है, तो मुझे लगता है ये उन्हीं हराम जानवरों की अरवाहे खबीसा हैं जिनकी हड्डियों पर जादू मंत्र किए जाते थे। या हो सकता है वहां बसने वाली कोई और मखलूकात भी हों। अब चूंकि तुम लोगों ने कोठरी में रद्दोबदल की है तो वो घर में दंदनाती फिर रही हैं और घर के अफराद को तंग कर रही हैं। ऐसा करो, तुम सुबह किसी बुजुर्ग को बुलवाकर पढ़ाई करवा लो ताकि घर से इन अरवाहे खबीसा का खात्मा हो। अब अंदर चलो, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। जी अम्मा, मामू ने सादतमंदी से जवाब दिया। और देखो, बच्चों से इन बातों का जिक्र ना करना। ठीक है अम्मा। सुबह की अजानों में थोड़ा वक्त बाकी था, लिहाजा नमाज की तैयारी होने लगी। अगले रोज घर में एक बुजुर्ग के साथ हाफिज़े कुरान बच्चों को बुलाया गया। घर में कुरान ख्वानी करवाई गई। उन बुजुर्ग ने घर में पढ़ाई शुदा पानी को चारों कोनों में फेंका। सारे घर के गिर्द हिसार खींचा गया। सबको बाकायदा 5 वक्त नमाज पढ़ने की तलकीन की गई। उसके बाद घर में कोई वाकया ना हुआ। फिर वक्त गुजरने के साथ मुमानी जान ने हमें ये सारा वाकया खुद अपनी जुबानी बताया था। आज भी जब मुमानी जान के घर में गुजारी वो बेहानक रातें याद आती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि हमें उन अरवाहे खबीसा ने कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया।